देखिए ऐसा है, जिस व्यक्ति ने शिवम खुद बदले की भावना से लोगों को करेक्टर सर्टिफिकेट बांटे, लोगों के बारे में बहुत भद्दी भद्दी बातें बोली, लोगों को मारने की, लाशें लाने की बात बोली, वो इससे ऊपर वो व्यक्ति सोच नहीं सकता है। संजय राउत का अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें एक भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है जो महाराष्ट्र की जनता या पूरे भारतवर्ष की जनता उनके बारे में बोल सके। जो भी गलत काम महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार के 2.5 वर्षों में हुए हैं उनमें सबसे बड़ा हाथ संजय राउत का रहा है। जो 40 विधायक भी छोड़ के गए, वो कह रहे हैं कि आज अगर हमने शिवसेना को छोड़ा है और 2 फाड़ हुए हैं, उसमें भी संजय राउत का कारण है, संजय राउत कारण है। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बीच में आ गई? और बाय द वे जो पात्रा चौल घोटाला है, जिस घोटाले में इन महानुभाव की जो लोगों को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, बोलते हैं 20 फुट जमीन के नीचे गाड़ देंगे, तुम्हारी लाशें आएंगी, ये जो पात्रा चौल घोटाला है ये 2007 का घोटाला है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या केंद्र में? उस समय क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे क्या? नहीं थे ना। 2007 का हो रखा घोटाला, जिसके अंदर एक पात्रा चौल जो थी गोरेगांव के अंदर थी, उसमें 672 जो किराएदार थे उनको यह बोला गया था महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा कि इनको पक्के मकान बना करके दिए जाएंगे। मादा ने यह बोला था। और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है जिसको इसका कॉन्ट्रैक्ट मादा ने दिया, महाराष्ट्र जो डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया है उसने। और उसके बाद ना आज तक उनको वो घर मिले, जमीन जो सरकारी जमीन है वो भी नहीं है। तो 2018 के अंदर शिवम जो मादा है उसी ने इस मामले के अंदर कंप्लेंट बाकायदा की थी, एफआईआर की थी। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी थी, मादा ने करी थी। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ था। इन्वेस्टिगेशन हुआ तो प्रवीण राउत जो इनके खास सगे हैं, जो इनके भाई भी हैं और जिनकी पत्नी के जो अकाउंट है उसी में से पैसा वर्षा राउत के अकाउंट में आया था। तब से मामला शुरू हुआ था ना, तब वर्षा राउत को भी समन गए थे। उस प्रवीण राउत का इसके अंदर पूरा हाथ निकल करके आया। उसकी गिरफ्तारी हुई, वो उसके बाद जमानत में छूटा। उसके बाद 2022 में उसकी दोबारा गिरफ्तारी हुई, है ना। ये सारा का सारा जो बड़ा मुद्दा और मामला है ये 2007 का है। 2018 से इस पर केस चल रहा है, मादा कर रही है। महाराष्ट्र की जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो कर रही है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और पॉलिटिकल वेंडेटा और विच हंट और ईडी का रोना धोना, ये क्या तमाशा चला करके इन्होंने रखा हुआ है? क्या मतलब इन सब चीजों का बनता है? चोरी आपने करी। और एक चीज और मैं बता देना चाहती हूं जल्दी से कि इनके ऊपर 3 मामले हैं। जो सरकारी जमीन है उसको वांचने का मामला, और उसके अलावा जो ये गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है प्राइवेट, उसके जो बिल्डर हैं उनको अनड्यू फेवर देने का, और 1034 करोड़ रुपए का घोटाला। छोटा मोटा घोटाला नहीं है, 1034 करोड़ रुपए का घोटाला है। और ईडी कल इनके घर में क्यों गई? इनको पूरा समय दिया ईडी ने, प्रॉपर भरपूर समय दिया। 3 सम्मन दिए। एक पहले सम्मन के कहने पर ये 1 जुलाई को गए, इन्होंने कुछ घंटों की पूछताछ में जवाब दिया और उसके बाद इन्होंने बोला ईडी बहुत अच्छी है, ईडी बहुत बढ़िया है, जब भी बुलाएगी मैं जाऊंगा, कोऑपरेट करूंगा। फिर क्या हुआ? फिर हाथ से तोते क्यों उड़ गए फुर फुर करके? फिर इनको कैसे, मतलब इनके पुराने कर्म, बुरे कर्म याद आ गए? उसके बाद 2 सम्मन और भेजे गए, इन्होंने दोनों सम्मन का असम्मान किया, दोनों सम्मन डॉज किया और ये नहीं गए। उसके बाद ईडी के बाद क्या ऑप्शन बचता है? इतना बड़ा मामला है, 2007 का मामला है, 2018 से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या बच जाता है? जाएगी ना ईडी इनके घर में। उसके बाद शिवसेना के वो बुला लिए गुंडे और उनसे बाहर तमाशा करना शुरू कर दिया, पुलिस आ गई। मतलब ये कोई तरीका होता है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो सांच को आंच किस बात का है भाई? किस बात का डर? किससे रहे हो? बोल रहे हो कि हम बड़े बड़े क्या कहते हैं सज्जन। इनका भाई कल सुनील राउत जो है वो रात को 12 बजे जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो पहुंचे थे एक काला सा बक्सा लेके, इनके कपड़े कुपड़े लेकर के, तो बोल रहे हैं बोगस है, मेरे भाई को फंसाया गया है, ये किया गया। वो तो ये भी बोल रहे थे, ऐसे हीरो की तरह गमछा हिला के निकले ईडी के साथ अपने घर से बाहर। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आजकल ओलंपिक चल रहे हैं ना, तो उसमें कॉमनवेल्थ चल रहे हैं, उसमें कोई पदक भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत के आ गए भाई साहब, इसलिए बड़े खुश हैं। देश का सम्मान इन्होंने बढ़ाया विदेशी भूमि पर, इनकी वजह से भारतवर्ष का तिरंगा विदेश की भूमि पर लहरा गया है। ऐसे ऐसे गमछा लहरा रहे थे। और झुकेगा नहीं, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं टूटूंगा नहीं। अरे क्या रिटॉरिक है ये? क्या ज्ञान है ये? क्या मतलब शिवसेना छोड़ने की आप बात कर रहे हो? कौन है? बैठे रहो शिवसेना में भैया, लेकिन जो गलती करी है वो तो बिल्कुल बिल्कुल पकड़ी जाएगी। बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये बोगस कागज है। बोगस कागज कैसे है? वर्षा राउत के नाम पर जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो भैया किसी बोगस आदमी ने किए हैं। जिस बोगस आदमी ने किया उसके नाम बता दो। और अप्रैल के महीने में वर्षा राउत और उनके 2 सहयोगियों की 11.15 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी उसको भी अटैच किया गया है। तो ये तो बहुत बड़ा किस्सा कहानी है। अब तो गिरफ्तार हो गए दादा, अब छठी का दूध याद आएगा और एक एक जो गलत भ्रष्टाचार किया उसका हिसाब भी देना पड़ेगा।
संजय राउत का कुछ दिन पहले एक ऑडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें 17 सेकंड में लोग गिने थे, 27 गालियां दी गई थी। और संजय राउत से जब मीडिया हाउसेस ने सवाल पूछा कि क्या ऑडियो आपका था, इस पे क्या कुछ, तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। और एक तरफ वो अपने आप को बाला साहब ठाकरे का शिष्य बताते हैं और एक तरफ एक कथित ऑडियो वायरल होता है जिसमें 17 सेकंड में 27 गालियां देते हैं। क्या ऐसा बाला साहब ठाकरे का कोई शिष्य हो सकता है? शिवम, मैंने जिस ऑडियो की आप बात कर रहे हैं ना, वो मैंने भी सुना और मुझे मतलब थोड़ी देर में उसको बंद करना पड़ा। इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां एक महिला को, इतनी गंदी एक महिला होने के नाते लानत भेजती हूं मैं भर भर के इस व्यक्ति को। और मैं कहती हूं इनके नाम के आगे से शिव सैनिक हटा देना चाहिए और इनको तो अपने मुंह से बाला साहब जी का नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई शिव सैनिक, जैसे आपने करेक्ट बोला, इस तरीके की गंदी मदर सिस्टर की गालियां किसी को नहीं दे सकता। स्वप्ना पाटकर, वो महिला जो एक जमाने में इनकी सहयोगी रही है, इनके जो सुदीप पाटकर हैं, इनके मित्र हैं, उनकी पत्नी है, पूर्व पत्नी है, अब उनका आपस में डिवोर्स हो गया है। और स्वप्ना पाटकर एक कॉलम लिखा करती थी सामना के अंदर इनके साथ, उसके साथ साथ राज्यसभा का इनका जो काम था वो भी संभाला करती थी। स्वप्ना पाटकर और वर्षा राउत की साथ में संपत्तियां भी हैं, जमीन भी है। अब इनकी संपत्ति को लेकर के झगड़ा हो गया है। स्वप्ना पाटकर कहती है कि भाई इन्होंने मुझे बहुत धमकियां दी। 2021 में उन्होंने ओपन लेटर लिखा था देश के प्रधानमंत्री जी को कि ये मुझे मारना चाहते हैं, ये मुझे थ्रेट्स दे रहे हैं। 40 के करीब ट्वीट्स उनके लगातार वायरल हुए थे। उसके बाद से वो परेशान थी। उन्होंने बोला था ये बहुत खतरनाक आदमी है, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जब मैंने 2014 में सामना में काम करना छोड़ा तब से ये मुझसे गुस्सा है। तो ये तो रिश्ता ही बड़ा अजीब सा निकल करके आ रहा है। मुझे तो समझ में ये नहीं आता शिवम, यहाँ जो भी नेता पकड़ा जाता है इतने बड़े बड़े घोटालों में और कैश जिन के घरों में पकड़ा जाता है, वहां पर ये लेडी वाला एंगल हर जगह आ जा रहा है। वो एक बैठे हुए हैं वहां पर, कौन वो? पार्थ चैटर्जी। बताओ, मतलब वो तो रसिया हो गए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 महिलाओं पर पैसा लुटा रहे हैं। ठीक है, आप रखिए महिला मित्र, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं कोई मोरल पुलिसिंग करने के लिए नहीं बैठी हूं, लेकिन ये मंत्री जी ने गरीबों का और देश का और टैक्स पेयर का पैसा महिलाओं पर लुटा लुटा करके ये ऐश याशी कर रहे हैं, तो भाई उनका नाम भी लिया जाएगा और उनके बारे में बोला जाएगा। अब यहां पर भी स्वप्ना पाटकर जो बेचारी इनके साथ काम कर रही थी, तो उस महिला को गालियां क्यों दे रहे हो? उसको धमका रहे हैं। वो कह रही है मेरे को रेप और डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। मेरे यहाँ अखबार के साथ एक चिट्ठी आई है अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले। उसमें लिखा है कि तुम्हारे माताजी को और तुमको रेप कर दिया जाएगा, थ्रेट तुमको मार दिया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? और उसके बाद उस वीडियो में कह रहे हैं तुम ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, जहां भेजना है भेज दो। मतलब इतनी खतरनाक मंसूबे वाले ये व्यक्ति आज बाय द वे उस चीज को लेकर के, उस मामले को लेकर के भी इनके ऊपर एफआईआर हो गई है मुंबई के अंदर। स्वप्ना पाटकर के मामले के अंदर भी बोल रहे हैं कि या तो वो जमीन जो तुम्हारे पास है वो या मुझे ट्रांसफर कर दो, या सुदीप यानी अपने एक्स हस्बैंड और मेरे परम मित्र को ट्रांसफर कर दो। यानी अभी और भी जमीन है, क्योंकि स्वप्ना और वर्षा वाली जो जमीन थी उसके पेपर्स तो मिल गए थे जब ईडी ने रेड मारी थी पिछली बारी उसको, और वो अटैच हो रखी है, लेकिन इसका मतलब और भी जमीन है। तो स्वप्ना इस मामले में, पात्रा चौल घोटाले मामले में एक मुख्य गवाह भी है। उसके ऊपर ये भी बेचारी के ऊपर, महिला के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि तुमने जो भी अपने स्टेटमेंट दिए हैं वो वापस लो, संजय राउत के खिलाफ जो भी बोला है उसको वापस ले लो। और किरीट सोमैया जी जो पूर्व सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, और जो इनकी लंका लगा के रखते हैं, इनके जो कुकर्म है और काले चिट्ठे हैं वो खोलते रहते हैं, कह रहे हैं उनको फंसाओ, उनको फंसाओ। तो अब इस मामले में भी एफआईआर हो गई है। और इनकी जो पुरानी सहयोगी है, इनके साथ जिसने काम किया है, उस महिला के पीछे अब आप राशन पानी लेके पड़ जाओगे। आप उनका कैरेक्टर भी असैसिनेट करना शुरू कर दोगे, आप उनको माँ बहन की गालियां देना भी शुरू करोगे, और उसके बाद आप चाहोगे कि ना तुम पे एफआईआर हो, ना तुम्हारे जो 1034 केस घोटाले में किसी को पकड़ा जाए, ना तुमसे कोई प्रश्न किया जाए भैया नेताजी, ना आपकी पत्नी से कोई प्रश्न किया जाए। और अगर पकड़ा जाए, प्रश्न किया जाए, तो इनकी राज्यसभा की सांसद आज तांडव करके बैठी हुई है राज्यसभा में, प्रियंका चतुर्वेदी। सेशन नहीं चलने दे रही है, सत्र नहीं चलने दे रही है। ये मतलब जो इन लोगों को तनख्वाह मिलती है, ये एमपीज जो जाते हैं दोनों सदनों में, आपका मेरा टैक्स पेयर का पैसा है। टैक्स के पैसों से हमारे सर्वोच्च सदन चलते हैं। वो सदन हमारे लिए मंदिर से बड़े हैं। वो सदन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर है। जब वहां पर कानून बनते हैं तब ये देश ये विकास की राह पर भी चलता है और देश का भला भी होता है। तो ये कोई स्वरूप होता है? आज आपने तमाशा करके वहां पे सुबह से करके रखा हुआ है, सदन आप नहीं चलने दे रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके एक भ्रष्ट राज्यसभा के सांसद को ईडी ने पकड़ लिया। तो आप बोल रहे हैं कि ईडी गलत कर रही है, ईडी पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही है। काय का पॉलिटिकल वेंडेटा भाई? इनफ टाइम दिया। दीपक केसकर जो है उन्होंने भी बोला है, इन्हीं के विधायक हैं, उन्होंने बोला है कि ईडी ने पूरा टाइम दिया है और ईडी बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं करती। और ये वाकई सच बात है। ये ऐसा थोड़ी ना कि कल मामला हुआ और आज गिरफ्तारी हो गई, नहीं, 2007 से मामला चल रहा है। मैम एक प्रश्न ये पूछूंगा, आज एकनाथ शिंदे जी का एक बयान भी आया है कि 8 बजे बजने वाला लाउड स्पीकर अब अंदर चला गया।
तो इस पे क्या कहना है कि वो किस लाउड स्पीकर से क्या तंज मारना चाह रहे हैं, और क्या इसी तरह की कार्रवाई, भ्रष्टाचार की पोल अब महाराष्ट्र में खुलती रहेगी? जिन नेताओं के ऊपर ये ऐसे इल्जाम लगे हैं वो ईडी कार्रवाई करती रहेगी? शिवम देखिए, जो भ्रष्टाचारी नेता है ना, और जिसने भी भ्रष्टाचार किया, नेता ही नहीं, नेता है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पैसे वाला बाकी कोई व्यक्ति है, जो कोई भी है, उन सब पर कार्रवाई होगी। सबका जो पैसा है, जो देश का पैसा है, जो देश के विकास और जनता के विकास में लगना है, वो वापस भी आएगा, सरकारी कोष में भी जाएगा, और इन सब नेताओं को दिन में तारे नजर आएंगे और सजा भी मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि अब ये नया भारत है और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वॉर अगेंस्ट करप्शन आरंभ कर दी है, और इस वॉर को कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए तो ईडी के ये लोग तमाम पीछे पड़े हुए। एकनाथ शिंदे जी की मैं बात करती हूं। एकनाथ शिंदे जी ने जो 8 बजे वाले भोंपू की बात करी है ना, वो यही भोंपू हैं। जहां देखो वहां बच जाते हैं, जिसके देखो उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप पूरे मामले उठाइए, सुशांत का मामला, उनके पिताजी के बारे में कितनी भद्दी भद्दी बातें बोली थी, कितना गंदा सुशांत के 74 वर्ष के पिता का कैरेक्टर असैसिनेट किया एक मृत व्यक्ति के। उसके बाद आप आ जाइए फेक टीआरपी केस में, किस प्रकार से अर्नब गोस्वामी जी के बारे में बोला गया, कंगना रनौत को हरामखोर बोला, उनके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें इन्होंने बोली। उसके अलावा रवि राणा और उनकी पत्नी धर्मपत्नी नवनीत राणा, एमपी और एमएलए जो हैं, जिन्होंने हनुमान चालीसा बाय द वे पढ़ने का आह्वान किया था, पढ़ी नहीं थी, उनको बोला था कि तुमको 20 फीट जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। गुंडे हो क्या? गुंडे हो क्या? मवाली हो क्या? आप शिव सैनिक बुलाते हो खुद को? 20 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। इनके घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, अगर शिव सैनिक उग्र हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इन्होंने बोला। और उसके अलावा बोला कि अपने क्रियाक्रम की अंतिम संस्कार के सामान की तैयारी कर लो। और उसके बाद जब 40 विधायक इनको छोड़ के गए आइडियोलॉजी के आधार पर, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर के गए, बाला साहब जी के सम्मान पर गए, अपना जो उनका नेचुरल अलायंस था भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ सरकार बनाने के लिए गए, तो बोला कि ये जो 40 विधायक गुवाहाटी में बैठे हुए इनकी लाश आएंगी। और उसके बाद उनके जो ऑफिस थे, हर जगह उन पर अटैक कराया गया। केतकी चितले बेचारी मराठी एक्टर, एक उसने फेसबुक पोस्ट शरद पवार के ऊपर, और बाय द वे उसमें कोई उनका मेंशन भी नहीं था, वो कर दिया। उसके ऊपर 22-23 एफआईआर लगा करके उसके साथ गंदा व्यवहार किया, उसको मोलेस्ट किया गया। और ये सारी चीजों के ऊपर सबसे पहले बयानवीर कौन बने? मिस्टर संजय रौत। नवाब मलिक के बाद ये एक, वो सुबह सुबह ट्विटर में आके बैठ जाते थे ना, बिना ब्रश किए, बिना चाय पिए, बौछ के लोगों को गालियां देना, लोगों को झूठ बोलना, लोगों से सुसाइड करवाना। और दूसरे ये, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि क्यों उद्धव ठाकरे जी को दिखाई नहीं दे रहा है कि संजय राउत ने कितना डैमेज किया है शिवसेना को। आज 2 फाड़ अगर हुए हैं तो इन्हीं के शिव सैनिक कह रहे हैं कि इनका हाथ है। तो एकनाथ शिंदे जी का इनके लिए ही मैं समझती हूँ इशारा है, और अगर नहीं है तो मैंने तो साफ तौर पर बोल दिया कि ये ही वो भोंपू हैं जो बिना बात में लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते हैं, लोगों का कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, लोगों के बारे में गंदी बात करते हैं। लेकिन ये हमेशा ये भूल जाते हैं कि जब आप एक उंगली दूसरों की तरफ उठाते हो ना, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। बाला साहब ठाकरे के नाती, अभी जो बड़े भाई के लड़के थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है शिंदे गुट की शिवसेना। अब लोग ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने असल में शिवसेना को बचा लिया, यानी महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के सपने को जो नष्ट किया जा रहा था उसे एकनाथ शिंदे ने बचा लिया है। अब महाराष्ट्र प्रगति की ओर आएगा। क्या लगता है कि असल में शिवसेना को एकनाथ शिंदे ने बचा लिया? बिल्कुल बचाया, बिल्कुल बचाया। और इसके लिए तो मैं शिवसेना का बहुत सम्मान करती हूँ। बाला साहब ठाकरे जी का मैं हृदय की गहराइयों से सम्मान करती हूँ। और उनका असम्मान जब हो रहा था सरकार के दौरान, और कांग्रेस और एनसीपी कर रही थी, और उद्धव जी चुप थे, और संजय राउत अनाव शनाव बोल रहे थे, मेरा भी दिल दुखता था। और एकनाथ शिंदे जी ने सही निर्णय लिया है। वो बाला साहब जी की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसका सम्मान कर रहे हैं। आज बाला साहब जी ऊपर से भर भर के आशीर्वाद देते होंगे अपने शिष्य को, एकनाथ शिंदे जी को। और उन्होंने शिवसेना बचाई, उन्होंने महाराष्ट्र बचाया, उन्होंने न्याय किया, और सारे वो सही निर्णय अब ले रहे हैं जो जनता के और महाराष्ट्र के पक्ष में है। उन्होंने बोला व्यक्तिगत कोई चीज नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगी। ये जो उगाई 100 करोड़ की चल रही थी, माल मत्ता बांटा जा रहा था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर चोरी चकारी की जा रही थी, है ना, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को उठा करके फेंक दिया गया था, वो सारी चीजें अब एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। और हाँ, एक मैं बता दूं, अभय दान तो उन्होंने आदित्य ठाकरे को भी दिया है। जो डिस्क्वालिफिकेशन की एप्लीकेशन अर्जी लगाई गई है उसमें बाय द वे आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिखा है एकनाथ शिंदे जी ने। ये दिखाता है कि वो बाला साहब ठाकरे जी का कितना सम्मान करते हैं। और क्योंकि आदित्य के पीछे ठाकरे लगा है, इसलिए अभयदान उनको राजनीति में मिला है। और जो उनके दूसरे पोते आए हैं वहां पर, उससे उन्होंने एक चीज और साबित कर दी है कि ठाकरे परिवार उनके साथ हमेशा से था। केवल एक छोटा सा फैक्शन है, 2-4 लोग जो उनके साथ नहीं है सत्ता के लोभ में। बाकी पूरी शिवसेना और पूरे का पूरा ठाकरे परिवार अगर आप देखें तो उनके साथ है, क्योंकि वही बाला साहब जी की आइडियोलॉजी को आगे लेकर के जा रहे हैं।
कहा जा रहा है कि एक सुपर सीएम बैठा दिया गया है, देवेंद्र फडणवीस सुपर सीएम है और जैसे वो राह बना रहे हैं उसी हिसाब से एकनाथ शिंदे चल रहे हैं, ऐसा शिवसेना के नेताओं का आरोप है। देखिए ऐसा है, ये यहाँ इधर वाले फैक्शन का आरोप है। मैं जानती हूँ जो उद्धव ठाकरे जी वाला फैक्शन है वो लगातार बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो सरकार गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव हो जाएगी। वो क्या कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे लगातार बोल रहे हैं मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिकना हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस जी को सुपर सीएम बनने की जरूरत क्या है? वो इसी महाराष्ट्र के अंदर सीएम भी रहे हैं, एलओपी भी रहे हैं और अपनी इच्छा से आज डिप्टी सीएम बने हैं। अगर उनको सीएम बनना होता तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो बन जाते ना। लेकिन शिव सैनिकों का सम्मान करते हुए एकनाथ शिंदे जी को बनाया है, तो फिर भैया सुपर सीएम की बात कहां से आती है? लेकिन आप उनकी अच्छाई देखिए, उनसे सबक लेना चाहिए इन लोगों ने कि राजनीति में ऐसा उदाहरण भी पेश होता है जहां पर आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर राष्ट्र की और महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षा और जनता के भले की महत्वाकांक्षा को रख रहे हो। वो डिप्टी सीएम है और पूरे सपोर्ट के साथ खड़े हैं सीएम के साथ और उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इनको पच नहीं रही है ये बात। नहीं, मैं सोशल मीडिया पे तमाम लोगों को पढ़ रहा था, जब ऐसा बोला गया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये महाविकास आघाड़ी के हिसाब से बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो कोई और है लेकिन फैसला कोई और लेता है। हाँ, सही बोला आपने। मैं तो ये बोलूंगी कि डमी जो मुख्यमंत्री थे वो उद्धव ठाकरे जी थे 2.5 साल तक। सुपर सीएम जो थे वो थे शरद पवार जी। शरद पवार सबकी गोटी घुमा रहे थे। शरद पवार ने सारा का सारा खेला और किस्सा कर रखा था। जब ये 40 विधायक भागे थे, सुनने में लगातार आ रहा था कि जिस दिन वर्षा छोड़ा था, यानी मुख्यमंत्री ने अपना आवास छोड़ा था, जो राजकीय आवास है, जो सरकारी आवास था, और मातोश्री गए, उस दिन वो रिजाइन करना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं रिजाइन करने दिया गया। किसने नहीं करने दिया? शरद पवार ने, क्योंकि उनके दो नेता अंदर है ना। अब वो दोनों नेता अंदर है, उनको अगर सरकार चली जाती तो सबसे बड़ी मुसीबत तो उनकी है और उनके बड़े सारे लोग फंसे हुए, तो उनको बचाने के लिए उनको सरकार चाहिए थी। इसलिए उद्धव ठाकरे जी को बोल रहे थे तुम रिजाइन मत करो। और उसके बाद इन्होंने अपनी लेडी डॉन भी तो भेजी थी। बाय द वे, गोवा के अंदर एक महिला वहां पर तोड़ के लाने के लिए जो गिरफ्तार हो गई थी। तो ये गुणागणित के ही तो मास्टर है। ये जनता के साथ तो एकनाथ क्या कहते हैं, शरद पवार कभी जुड़े ही नहीं रहे। गुणागणित अंदर कर रहे थे, सब फेल हो गया। कोई ये इनको क्या लगता है कि सब लोग बिकाऊ हैं? सब लोग बिकाऊ हैं, हर कोई इनके जैसा थोड़ी ना होता है। तो ये सुपर सीएम रहे हैं और उसके बाद इनके यहाँ तो एक माहिष्मती एक महारानी भी बैठी हुई थी जो 10 जनपद से चला रही थी। तो दोनों तरफ से घिरे हुए थे उद्धव ठाकरे, तो वो थे बेचारे कॉम्प्रोमाइज्ड, जिसे कहते हैं ना रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री।